पिछले 4 महीनों में ज़ूडियो यानी कि ट्रेंड का मार्केट कैप करीब 40% गिर चुका है, जिसका शेयर प्राइस कुछ ही समय पहले करीब 8,300 के आसपास हुआ करता था, वो आज गिरकर 5,000 से भी नीचे आ चुका है। तो ऐसा क्या हुआ और अभी इस कंपनी पर कौन सा रिस्क छाया हुआ है? कंपनी यहाँ से ग्रो करेगी या नहीं? और क्या फिर से हमें वो 8,000 का शेयर प्राइस देखने मिलेगा या फिर वो प्राइस ग्रोथ सिर्फ एक बबल था? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ज़ूडियो का ये डाउनफॉल ओवरऑल मार्केट के गिरने की वजह से नहीं बल्कि किसी और रीजन से आया हुआ है। ज़ूडियो जिसकी पेरेंट कंपनी ट्रेंड है, उसका शेयर प्राइस पिछले 2 सालों में 5 गुना बढ़ा है और पिछले 10 सालों में 70 गुना बढ़ा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज़ूडियो का शेयर प्राइस सिर्फ 4 महीनों में 40% से भी ज्यादा गिर चुका है? तो इसे समझने के लिए आपको आगे की कहानी बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी। पर यहाँ से कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से क्यों गिर रहा है, मार्केट कब तक गिरता रहेगा, मार्केट का बॉटम कब लगेगा और हमें सही शेयर्स कब खरीदने चाहिए, कौन से सेक्टर्स में शेयर्स खरीदने चाहिए, तो इन सारे सवालों के जवाब मैंने अपने इस वीडियो में दिए हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी। अब आते हैं फिर से अपनी कहानी पर। तो ये बात है 2008 की, जहां चाइना में एक कंपनी शुरू होती है जिसका नाम होता है ZZKKO, जो शुरुआत में वेडिंग ड्रेसेस बनाया करते थे। फिर आगे जाकर 2011 में कंपनी ने अपना नाम चेंज करके शी इनसाइड कर दिया और उस दौरान ये कंपनी कॉस्मेटिक्स, हैंडबैग्स, ज्वेलरी और वुमेन क्लोथिंग जैसे प्रोडक्ट्स स्पेन, रशिया, फ्रांस और इटली जैसे देशों में सेल किया करती थी। फिर 2015 में कंपनी ने फिर से अपना नाम चेंज करके शी इनसाइड से शीन कर दिया। जी हाँ, ये वही शीन है जिसको आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर 2017 में ये कंपनी यूएस मार्केट में एंटर होती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस में उस समय कई सारी इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड्स भी थी। उसमें से एक ब्रांड का एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ, लेट्स से H&M, जो कि एक स्वीडिश ब्रांड है। उस समय H&M के यूएसए में मेनली ऑफलाइन स्टोर्स ही हुआ करते थे और वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स नहीं बेचती थी, और H&M के यूएस वाले डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ बल्क में माल यूएस में इंपोर्ट करते थे। इस वजह से उनके बड़े इंपोर्ट ऑर्डर पर उन्हें 4 से 5% की इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ती थी। ऐसे ब्रांडेड कपड़े इतने सस्ते भी नहीं होते, पर क्योंकि यूएस एक हाई पर कैपिटा इनकम वाला देश है, इसलिए शायद यहाँ पर चीजों का सस्ता होना यूएस में उतना जरूरी भी नहीं है। पर शीन ने यूएस में अपना एक्सपेंशन करने के लिए एक अलग ही दिमाग लगाया। उन्होंने बिना कोई ऑफलाइन स्टोर्स ओपन किए डायरेक्ट चाइना से ही प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया, और वो भी डायरेक्ट कंज्यूमर्स को। जी हाँ, जैसे हम इंडिया में अपने घर पर बैठे बैठे सिर्फ Amazon इंडिया से ही ऑर्डर कर सकते हैं, बट Amazon यूएसए की वेबसाइट से यानी कि Amazon.com से ऑर्डर नहीं कर सकते, तो वो प्रॉब्लम शीन ने यूएस कस्टमर्स के लिए सॉल्व कर दिया। उन्होंने ऐसी वेबसाइट और ऐसा लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया जिससे अब छोटे से छोटा ऑर्डर भी यूएस के कस्टमर्स घर बैठे बैठे चाइना से ही ऑर्डर कर सकते थे। ऐसा करके शीन ने 2 जगह पर अपने पैसे बचा लिए। पहले तो उन्हें यूएस में बड़े एक्सपेंसिव और ऑफलाइन स्टोर्स ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और दूसरा, उन्हें अब 4 से 5% की इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि कस्टमर्स के डायरेक्ट ऑर्डर्स जो शीन डिलीवर कर रही थी, उनकी पर ऑर्डर वैल्यू मेनली $800 से कम ही होती थी। और यूएस के एक रूल के हिसाब से अगर ऑर्डर वैल्यू $800 से कम हो तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। और इस तरह हजारों करोड़ों का माल इनडायरेक्टली यूएस में इंपोर्ट ही हो रहा था, पर उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी, क्योंकि लगभग हर एक ऑर्डर की ऑर्डर वैल्यू $800 से कम ही होती थी। पर इतना ही नहीं, शीन के पास एक तीसरा एडवांटेज भी था, और वो था लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन चाइना। जनरली चाइनीज कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए अपने लेबर से 12 या 14 घंटे तक काम करा के इतने बल्क में और इतने सस्ते प्रोडक्ट्स बनाती है कि उसके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर्स टिक ही नहीं पाते। और यूएस में भी हाल ऐसा ही हुआ। यूएस जैसे हाई पर कैपिटा इनकम वाले देश में भी, जहां मार्केट इतना प्राइस सेंसिटिव नहीं है, वहां पर भी शीन के आने की वजह से कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के सेल्स काफी गिर गए, क्योंकि उनके प्राइस शीन के प्रोडक्ट के प्राइसेस के आसपास भी नहीं थे। तो सोचिए, शीन जैसी कंपनी अगर इंडिया में आ जाए तो। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि शीन ऑलरेडी इंडिया में एक बार आ चुकी है। यस, शीन 2017 में जिस बिजनेस मॉडल से यूएस में एंटर हुई थी, उसी दौरान उसी बिजनेस मॉडल से एक बार इंडिया में भी एंटर हो चुकी है। और शीन ने इंडिया में ग्रो होना शुरू कर ही दिया था कि फिर 5 मई 2020 को इंडिया चाइना बॉर्डर पर जब दोनों देशों के जवानों के बीच कुछ डिस्प्यूट्स हुए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय टिकटॉक, शेरिट, यूसी ब्राउजर, वीचैट जैसे 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए थे, जिसमें से एक शीन भी था। और इस तरह शीन को उस समय इंडिया से जाना पड़ा। पर अब यही कंपनी इंडिया में ऑफिशियली फिर से एंटर कर रही है, और उसको इंडिया में लेकर आ रही है रिलायंस। यस, ज़ूडियो जैसी फास्ट फैशन ब्रांड को टक्कर देने के लिए रिलायंस अब शीन का ब्रांड नेम, उनकी डिजाइन्स, उनकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज और कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने वाले एल्गोरिदम्स का भी इस्तेमाल करने वाली। यानी कि एक तरह से समझ लो, शीन फिर से इंडिया में ही आ रही है। और इस बार शीन ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बेचेगी, पर साथ ही रिलायंस शीन के प्रोडक्ट्स अपने रिलायंस रिटेल के ऑफलाइन स्टोर्स में भी रखने वाली है।
तो अब एक तीर से लगेंगे दो निशान, क्योंकि पहले तो शीन सिर्फ ऑनलाइन ही अपना माल बेचा करती थी, पर अब रिलायंस की मदद से ऑफलाइन भी अपना माल बेच पाएगी। और ज़ूडियो जिस लो कॉस्ट फास्ट फैशन की स्ट्रेटजी से इंडिया में सक्सेसफुल रहा है, उस स्ट्रेटजी से शीन तो इंडिया में फिर से एंटर कर ही चुकी है, बट आदित्य बिरला ग्रुप भी अब उस दौड़ में पीछे नहीं है, क्योंकि वो भी अपना एक लो कॉस्ट फास्ट फैशन ब्रांड लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है स्टाइल अप, जिसके आज इंडिया में ऑलरेडी 30 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं और आगे भी एक्सपेंशन का काम जोरों से चल रहा है। तो जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कि किसी इलाके में पानी पूरी का एक ठेला काफी अच्छा चल रहा होता है, तो उसके आसपास ही पानी पूरी के नए 3-4 ठेले ओपन हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कैपिटलिज्म वाली इस सोसाइटी में पैसा हमेशा वहीं पर बहेगा जहां उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद हो। तो इसीलिए ज़ूडियो की पेरेंट कंपनी ट्रेंड का शेयर प्राइस कुछ ही समय में 40% से भी ज्यादा गिर चुका है। और इन दोनों कॉम्पिटिशन्स के आने के बाद ज़ूडियो अब भी उतनी प्रॉफिटेबली ग्रो कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री में कई सारे नए प्लेयर्स के आने के बाद रिलैक्सो का शेयर प्राइस कई सालों से उठ नहीं पाया, पेंट इंडस्ट्री में ओपस और इंडिगो जैसे नए प्लेयर्स के आने के बाद एशियन पेंट और बर्जर पेंट का शेयर प्राइस भी कई सालों से उठ नहीं पाया, जैसे जियो फाइनेंस के आने के बाद बजाज फाइनेंस भी अब तक प्रेशर में ही था, वैसे ही आने वाले समय में ज़ूडियो यानी कि ट्रेंड को भी ऐसे ही दौर से गुजरना पड़ सकता है। और हाँ, मार्केट इस समय क्यों गिर रहा है, कितना और गिरेगा, सही सेक्टर कैसे चुने, सही स्टॉक्स कैसे चुने, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।